हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। लास्ट टाइम बच्चों हमने लेसन नंबर 11 स्टार्ट किया था, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। उसमें हमने थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है, और उसको हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें प्रोसेसेस की जब हम बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करने के लिए दो प्रिंसिपल्स आते हैं। एक आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसको आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो। उसमें हम बेसिकली क्या करते थे कि जो हमारी मनपसंद की जीन है, क्योंकि हर एक जीन का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, उस जीन को आप कट करके वेक्टर की सहायता से अपने होस्ट में ट्रांसफर कर सकते हो। फिर वो आपके होस्ट के जीनोम में जाकर जुड़ जाएगा। तो जब जब आपके होस्ट का जो डीएनए है या जीनोम है, जब जब उसकी मल्टीप्लिकेशन या क्लोनिंग होगी, तो उसी के साथ साथ जो आपकी अपनी जीन है वो भी साथ साथ क्लोन होती जाएगी, और वही जीन आप बहुत बार एक्सप्रेस होगी, तो जो उसका डिजायरेबल फंक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि क्रोमोसोम के अंदर कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होती हैं जिन्हें आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हो। सिर्फ वहीं से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो जनरली जो आप ये अपना जीन या डीएनए इंसर्ट करते हो, उसे आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास ही जाकर इंसर्ट करते हो, और उसके बाद ही उसकी क्लोनिंग हो पाती है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि डीएनए को होस्ट के अंदर ले जाने के लिए आपको किसी न किसी व्हीकल यानी कि वेक्टर की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा जो हम वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है ये एक बैक्टीरिया होता है, और इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेट, मतलब ये किसी की बॉडी में जाके अपने आप से भी रेप्लिकेट कर सकता है, और ये साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम जो बैक्टीरिया है उसमें से डिराइव किया जाता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो आपके जीनोम को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करते हैं, और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होते हैं जो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, और उसके बाद हम उसकी क्लोनिंग करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो चीजें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, हमने उनकी एक आप ये कह सकते हैं उनको मतलब टच सा कर लिया था, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ सा हमने ओवरव्यू सा ले लिया था। बट आई एम श्योर कि आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्योंकि बिल्कुल नए टॉपिक को इतना ज्यादा ब्रीफली जब समझाया जाता है तो बच्चे जो है इतनी क्लियरली उसको नहीं समझ पाते। तो आप ये कह सकते हो कि एक तरह से जैसे आप इंग्लिश में किसी लेसन की समरी पढ़ लेते हो, तो आपको ये पता लग जाता है कि ये लेसन किस बारे में है, लेकिन उसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको एक एक लाइन को पढ़ना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप ये कह सकते हो कि आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, कैसे करते हैं, बट डेप्थ में हम उसको कैसे करेंगे वो हम बारी बारी से एक एक टॉपिक करके करेंगे। तो आज जो मेरा फोकस रहेगा, जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स क्या हैं। आपको पता है कि कोई भी आप नई चीज बनाओगे तो आपको उसको करने के लिए कुछ ना कुछ पुर्जे चाहिए, टूल्स चाहिए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने से पहले हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं, जो जरूरी हैं, उन चीजों को हम टूल्स बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, आर आप स्मॉल लिखोगे और डीएनए आप कैपिटल लिखोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली 5 या 6 मार्क्स में आ जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने के लिए बच्चों हमारे पास 3 टूल्स होते हैं। सबसे पहला टूल होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद सेकंड जो आपका इसमें टूल आता है दैट इज द वेक्टर, और उसके बाद जो तीसरा टूल आता है आपका यहाँ पर दैट इज द कॉम्पिटेंट होस्ट। मतलब सबसे पहले आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए जो उसको कट करेंगे, फिर उसके बाद आपको एक वेक्टर चाहिए जो उसको होस्ट के अंदर लेके जाएगा। बट क्योंकि ये सारे टॉपिक समझने वाले हैं, थोड़े से लेंथी हैं, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में ही बात करेंगे। उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो टूल आता है, जो सबसे बेसिक टूल है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि 1963 में ऐसा पता लगा था कि ई कोलाई यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है
उसके अंदर अगर आप बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस होता है, अगर आप उसकी ग्रोथ को रोकना चाहते हो तो 2 एंजाइम्स ऐसा काम कर सकते हैं। मतलब इस बैक्टीरिया की सहायता से हमने 2 ऐसे एंजाइम्स निकाले थे, डिराइव किए थे, जो बैक्टीरियोफेज वायरस को भी खत्म कर सकते हैं। तो इनमें से क्या था, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए। इनमें से एक एंजाइम ने क्या किया, एक एंजाइम ने तो डीएनए के अंदर मिथाइल ग्रुप का के जोड़ दिया और दूसरे एंजाइम ने डीएनए को कट कर दिया। तो जिस एंजाइम ने डीएनए को कट किया था उसको हमने नाम दे दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाया गया था दैट वाज हाइंड 2। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको हाइंड 2 क्यों बोलते हैं, और उसकी जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है एक पर्टिकुलर डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। तो सबसे पहले इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया था, बट इसके सारे फीचर्स बताने में लगभग 5 साल लग गए थे। तो यहाँ पर ये देखा गया कि ये जो एंजाइम है हाइंड 2, इट ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं बच्चों, इनकी एक खास पहचान होती है। जैसे मान लो ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, ये अगर आप इसको एक ऐसे सिंपल फॉर्म में भी दिखाओ तो ये नहीं कि ये डीएनए को कहीं पर भी जाके कट कर देगा, नो, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है। मतलब 6 बेस पेयर की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, ये इस पूरे डीएनए को रीड करेगा। जहां भी वो 6 बेस पेयर्स इसको इकट्ठे मिल जाएंगे, यानी कि इसको सिग्नल मिल जाएगा कि मुझे इस पॉइंट पे डीएनए को कट करना है, तो वहीं पर ये डीएनए को कट करेगा, यानी कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है इसे हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। अलग अलग एंजाइम्स के लिए जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो अलग अलग होती है। तो हाइंड 2 के अलावा आज 900 के करीब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, और इन्हें हमने बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन यानी कि 230 वैरायटीज से आइसोलेट किया गया है, और हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो अलग अलग है। तो अब बात आती है कि हम इसको हाइंड 2 क्यों बोलते हैं। जब आप इन एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर करते हो, मतलब इनका नाम रखते हो, तो नाम रखने में कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। पहला रूल क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। आपको पता है कि जो आपने एंजाइम है वो बैक्टीरिया से लिया, उस बैक्टीरिया का कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल नाम रहेगा, तो उसका जो जीनस होगा यानी कि जो फर्स्ट नेम होगा, उस फर्स्ट नेम से ही हम अपने एंजाइम का फर्स्ट लेटर उठाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एच है, एच हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि ये हीमोफिलस नाम के बैक्टीरिया से लिया गया, तो हीमोफिलस एच से शुरू हुआ, तो आप इस एंजाइम का सबसे पहला अल्फाबेट एच रख दोगे। उसके बाद जो सेकंड 2 लेटर्स होते हैं वो उसके स्पीशीज से आते हैं, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा जो है वो उसकी स्पीशीज है, तो आप उसमें से पहले 2 अल्फाबेट उठा लोगे, आई और एन, तो वो आई एन यहाँ पर आके आप जोड़ दोगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इको R1, तो इको R1 जो है उसे एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से लिया गया था, तो ई जो है एस्चेरिचिया का फर्स्ट अल्फाबेट आ गया जो कि जीनस था, और कोलाई जो कि इसकी स्पीशीज है उसके पहले 2 अल्फाबेट्स बन गए, तो इको बन गया। और RY13 का क्या मतलब है, ये उसका स्ट्रेन है, मतलब उसकी आप कह सकते हो वैरायटी है। ठीक है, तो R लेटर जो है यहाँ पर जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रोमन नंबर्स जो हम लगा रहे हैं, आप उसके आगे 2 लगा रहे हो, आप उसके आगे 1 लगा रहे हो, जो ये रोमन नंबर्स हैं ये उस ऑर्डर को बताते हैं कि किस ऑर्डर में वो एंजाइम आइसोलेट हुआ है। सपोज करो एक ही बैक्टीरिया है, मान लो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, आपने उससे 3 तरह के एंजाइम आइसोलेट किए, तो जिस एंजाइम को आपने सबसे पहले आइसोलेट किया उसको आप नाम दोगे हाइंड 1, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपने आइसोलेट किया उसको आप नाम दोगे हाइंड 2, और जो तीसरे नंबर पे आइसोलेट करोगे उसको आप नाम दोगे हाइंड 3। मतलब जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में आप उसको आइसोलेट कर रहे हो उसी ऑर्डर में आप उसको रोमन नंबर दे दोगे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स की एक बहुत बड़ी क्लास है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियेजेस, उसको बिलोंग करती है। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या ये जो न्यूक्लियेजेस हैं ये जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड एंडोन्यूक्लियेजेस। एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो एक्सोन्यूक्लियेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के एंड से, मतलब जहां आपका डीएनए खत्म हो जाता है उसके जो किनारे हैं
वहां से न्यूक्लियोटाइड्स को हटाता है एक एक करके। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो बीच में कट मारते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपके पास एक बहुत बड़ी सी चॉकलेट है, आप चाहते हो कि आप उस चॉकलेट को डिवाइड करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एक तरीका तो ये है कि आप उस चॉकलेट को सिर्फ पीछे पीछे से कट करो, मतलब एंड से कट करो और आप अपने फ्रेंड को दे दो, तो उसको आप बोलोगे एक्सोन्यूक्लियस। और एक तरीका ये है आप उसको बीच में से कट करो, तो दैट इज एंडोन्यूक्लियस। तो जब आप कॉर्नर से किनारे से कट करते हो तो वो एक्सोन्यूक्लियस होता है, जब आप उसको विद इन द सीक्वेंस कट करते हो तो एंडोन्यूक्लियस होता है। तो हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, सबसे पहले वो डीएनए सीक्वेंस की लंबाई मापता है, उसको चेक करता है। मतलब पूरा वो डीएनए को रीड करेगा, जैसे ही उसको अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगी वो डीएनए के साथ चिपक जाएगा और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर वो अपने डीएनए हेलिक्स को कट कर देगा जहां पर उनकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट होगी। तो हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अपनी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है और ये सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक होती है। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, चाहे आप उस सीक्वेंस को लेफ्ट टू राइट रीड करो या राइट टू लेफ्ट रीड करो, हर जगह से वो सीक्वेंस एक ही जैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो इको R1 का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इको R1 की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो है GAATTC, मतलब डीएनए में जहां भी उसको ये सीक्वेंस मिलेगी वहां से वो आपके डीएनए को कट कर देगा। अब आपको पता है डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, अगर ऊपर वाले स्ट्रैंड की सीक्वेंस GAATTC है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग नीचे वाले स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या होगी, G के सामने C, A के सामने T, फिर A के सामने T, फिर T के सामने A, फिर T के सामने A और C के सामने G। तो अगर आप इसको यहाँ से रीड करोगे तो GAATTC बनेगा। इसी तरीके से अगर आप इसको उल्टा रीड करो तो भी GAATTC बनेगा। तो मतलब इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस या मिरर सीक्वेंस। जैसे मिरर में होता है आपको लेफ्ट चीज राइट पे दिखती है पर दिखती एक जैसी है, ऐसे ही सीक्वेंस को चाहे आप लेफ्ट टू राइट पढ़ो चाहे आप राइट टू लेफ्ट पढ़ो, आपको ये सीक्वेंस हर जगह से एक जैसी ही दिखेगी। तो हर एक एंजाइम एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डिटेक्ट कर सकता है और वहीं पे डीएनए को कट करता है। यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक्शन को समझाने के लिए डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है। जैसे सपोज क्या होता है, जब आप डीएनए का मतलब जीन का एक पर्टिकुलर पीस किसी दूसरे के अंदर डाल रहे हो तो आपको उन दोनों को पहले एक ही एंजाइम से कट करना होगा। तो ये मान लो वेक्टर का डीएनए जो आपकी डिजायरेबल सीक्वेंस को लेकर जाएगा और ये फॉरेन डीएनए है जो आप इसके अंदर डलवाना चाहते हो। मतलब आप ये कह सकते हो ये जो वेक्टर है ये गाड़ी की तरह, एक व्हीकल की तरह है जो आपके पसंद के फॉरेन डीएनए को पकड़ के ले जाएगा और होस्ट में भेज देगा। तो दोनों के अंदर आप सेम एंजाइम यूज करोगे इको R1। जो इको R1 है वो आपका GAATTC सीक्वेंस को रिप्रेजेंट, जहां पे भी उसको दिखेगी उसको रिकॉग्नाइज करके उसको कट करेगा। तो इको R1 जो कट लगाता है वो G और A के बीच में लगाता है। तो एक कट ये यहाँ लगाएगा, एक कट ये यहाँ लगाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी एक कट ये G और A के बीच में यहाँ लगाएगा और एक कट ये G और A के बीच में यहाँ लगाएगा। अब क्या होगा, जब यहाँ पे कट लगेगा तो ये 5 जो थे यहाँ से हट जाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा और ऐसे यहाँ पर भी ये 5 कट जाएंगे। अब ये दोनों जो स्टिकी एंड्स बन गए ये कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों के जुड़ने से जो आपको नया डीएनए मॉलिक्यूल मिला उसे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। ये जो एंड्स बनते हैं ये 2 तरह के होते हैं, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो स्टिकी एंड्स बनाते हैं, मतलब जो सीक्वेंस के बीच में से कट करते हैं। तो आपको जनरली इस टाइप की सीक्वेंस मिलती है कि मतलब एक का इस तरह का हिस्सा होगा और दूसरे का जो है इधर ऐसे हिस्सा होगा। एक होता है ब्लंट एंड। ब्लंट एंड होता है जब कोई चीज एग्जैक्टली बीच में से कटेगी तो उसको आप ब्लंट एंड बोलते हो। तो इको R1 जो है वो स्टिकी एंड बना रहा है। स्टिकी एंड का मतलब है कि एक तरफ उसने एक एक न्यूक्लियोटाइड जो दोनों तरफ छोड़ दिया, लटके हुए उसके एंड से, तभी वो आपस में जुड़े हैं। तो पैलिंड्रोम्स मैंने आपको बता दिया कि जब आप ग्रुप ऑफ लेटर्स को चाहे फॉरवर्ड रीड करो चाहे बैकवर्ड, अगर वो दोनों तरीके से एक जैसे रीड किए जाते हैं तो उसे हम पैलिंड्रोम या मिरर सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे मलयालम है, चाहे आप इसको यहाँ से पढ़ लो चाहे आप इसको ऐसे पढ़ लो, दोनों साइड से सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन आएगी, यानी कि दोनों डायरेक्शंस में जो आपकी सीक्वेंस है वो सेम रहेगी। तो पैलिंड्रोम एक ऐसी सीक्वेंस होती है बेस पेयर्स की दैट रीड्स द सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड्स, जो दोनों स्ट्रैंड्स पे एक ही जैसे पढ़ी जाती है
अगर आप ओरिएंटेशन सेम रखो, मतलब अगर आप 5' to 3' पढ़ रहे हो तो इसमें भी आप उसको 5' to 3' ही रीड करोगे। जैसे GATTC है तो इधर से भी वो GAATTC ही होगी। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके डीएनए को पैलिंड्रोम साइट के सेंटर से हट के कट करते हैं, यानी कि दो बेसिस के बीच में कट करते हैं, लेकिन दोनों साइड वो सेम होगा, जिसकी वजह से दोनों एंड पे सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन रह जाएंगे, स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, और क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके आपस में चिपक जाएंगे और डीएनए लाइगेज जो है उनके बीच की बॉन्डिंग को कंप्लीट कर देगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यूज करते हैं ताकि रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स बना सकें, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें आप अपनी पसंद का डीएनए डाल सकते हो। तो जब आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हो तो आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स में जो स्टिकी एंड्स है वो बिल्कुल सेम ही बनते हैं और आप लास्ट में उनको डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन कर सकते हो। तो वही चीज जो आपने पहले पढ़ी है उसी को इन्होंने दोबारा डायग्रामेटिकली दिखा दिया। मान लो ये आपका फॉरेन डीएनए, ये आपका वेक्टर डीएनए है, प्लाज्मिड ये सर्कुलर शेप में होता है तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया। अब आप दोनों को जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे तो यहाँ बीच में से कट करने के आपको ऐसे पीसेस मिल जाएंगे। अब ये पीस एग्जैक्टली आपका इसमें फिट हो जाएगा और लाइगेज एंजाइम इसको जोड़ देगा, तो ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि रिकॉम्बिनेंट है। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा तब आप इसको अपने होस्ट में, यानी कि जिसके अंदर आप इसको एक्सप्रेस कराना चाहते हो, आप उस होस्ट में डालोगे तो ये उस होस्ट के जीनोम में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो जब जब आके होस्ट के सेल्स डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल भी डिवाइड करता जाएगा। तो जब तक हम वेक्टर और डीएनए को एक जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं कट करेंगे तब तक आपका वेक्टर मॉलिक्यूल, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। इसके बाद आता है कि अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है, मतलब जब आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट करते हो तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा जब आपने डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया तो आपको डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिल गए। अब आप उन फ्रैगमेंट्स को अलग अलग करना चाहते हो तो उनको अलग करने के लिए हम जिस टेक्निक को यूज करते हैं उस टेक्निक को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब डीएनए फ्रैगमेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, तो अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से सेपरेट करना चाहो तो आपको ध्यान होगा कि जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब आप उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में रखते हो तो आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स एनोड की तरफ भागते हैं। तो ज्यादातर जो मैट्रिक्स, मतलब इसको पास ऑन करने के लिए जो मीडियम हम यूज करते हैं वो एग्रोज का बनाया जाता है। एग्रोज एक पाउडर जैसा सब्सटेंस है जो सी वीड्स यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनसे बनाया जाता है। तो क्या होता है, एग्रोज जेल में जब आप इनको डालते हो तो जो डीएनए फ्रैगमेंट का साइज सबसे छोटा होगा वो सबसे तेज भागेगा, इसलिए वो सबसे दूर पहुंच जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर अपना सैंपल डाल दिया तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे बिजली के साथ तो एनोड की तरफ आपका डीएनए भागेगा। तो जो डीएनए सबसे छोटे होंगे वो सबसे तेज भागेंगे तो सबसे दूर जाएंगे, और जो सबसे बड़े वाले फ्रैगमेंट्स होंगे भारी होने की वजह से वो पीछे रह जाएंगे। तो इट मीन्स जो फ्रैगमेंट्स है वो अपने साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद उन सेपरेट फ्रैगमेंट्स को देखने के लिए, क्योंकि आपका जो डीएनए जनरली ट्रांसपेरेंट होता है तो वैसे तो दिखता नहीं है, हमें उसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड नाम की स्टेन डालना पड़ता है जो उसको कलर दे देता है। तो जब आप उसको यूवी रेडिएशन में देखोगे तो आपको वो चमकते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो मतलब बिना स्टेनिंग के देखना पॉसिबल नहीं है, तो आपको चमकते हुए ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे जब आप उसको यूवी लाइट में रखते हो। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपके डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन गए। फिर आप उसमें से अपने डीएनए के बैंड्स को कट कर लोगे और फिर उसके बाद इल्यूशन नाम की टेक्निक से आप उसको अलग कर लोगे और उससे आप अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हो अपने वेक्टर के साथ उसको ज्वाइन करके। तो वेक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।